नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम देखिए हम लोग पॉलिटी के 1000 क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे और उसी सीरीज में ये हमारा वीडियो है। इसमें हम लोग इलेक्शन कमीशन, जो C&AG होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, और अटॉर्नी जनरल, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन को जो है वो डिस्कस करेंगे। ये सब जो होते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होते हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने इससे पहले हमारा पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो उन सब वीडियो को जाकर रेफर कर सकते हैं। उस वीडियो में हम लोग लगभग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जो स्टेट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, इन सब को हम लोगों ने MCQ के थ्रू डिस्कस कर लिया है। अगर आपने उन सब वीडियो को अगर देख लिया होगा तो 100% पॉलिटी में आपका कॉन्फिडेंस जो है काफ़ी ऊपर चला गया होगा और एग्जाम में क्वेश्चन छूटने की संभावना जो है वो काफ़ी कम हो गई होगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन कहता है कि इंडिया में जो पहला जनरल इलेक्शन हुआ था वो कौन से साल में हुआ था? वो हुआ था 1951 में। फर्स्ट जनरल इलेक्शन जो हुआ था इंडिया में वो हुआ था 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कांग्रेस जो थी, कांग्रेस की स्टेट इलेक्शन में मोनोपोली जो है कौन से साल में ख़त्म हो गई थी? यानी कि पहली बार कांग्रेस की सरकार जो है पूरे इंडिया में कौन से साल में नहीं थी? तो वो था ईयर 1967, जब केरला में कांग्रेस जो है, कांग्रेस को मेजोरिटी जो है वो नहीं मिली थी। यानी कि कांग्रेस की मोनोपोली जो है ईयर 1967 में ख़त्म हो गई थी स्टेट के इलेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन को कैसे रिमूव किया जाता है? तो स्टेट इलेक्शन कमीशन को वैसे ही रिमूव किया जाता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है। यानी कि पार्लियामेंट के द्वारा 2/3 मेजोरिटी के द्वारा ही इसे, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है वैसे ही स्टेट इलेक्शन कमीशन को भी रिमूव किया जाता है। इन द सेम मैनर एंड सेम ग्राउंड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम देयर पोस्ट, द सेम वे स्टेट इलेक्शन कमीशन आर आल्सो रिमूव्ड फ्रॉम देयर ऑफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो इलेक्शन कैंपेन होता है वो कितने घंटे पहले बंद हो जाना चाहिए? तो वो 48 आवर्स पहले जो है वो बंद हो जाना चाहिए। जब पोलिंग जब स्टार्ट होने वाली होती है उसके 48 आवर्स पहले जो है जो इलेक्शन का कैंपेन जो है वो बंद हो जाना चाहिए। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ वोटर्स? वोटर्स के रजिस्ट्रेशन के लिए किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? तो वो होती है इलेक्शन कमीशन की। यानी कोई भी सिटीजन इंडिया का जब 18 ईयर्स एंड अबव हो जाता है तो उसको इलेक्टोरल रोल में उसका नाम दर्ज करवाना होता है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? इलेक्शन कमीशन की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पोस्टल बैलेट के थ्रू कौन कौन से लोग जो है वो अपना वोट जो है वो कास्ट कर सकते हैं? तो वो कर सकते हैं मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेज, जो आर्म्ड फोर्सेज के मेंबर है वो पोस्टल बैलेट के थ्रू अपना वोट जो है वो कास्ट कर सकते हैं। दूसरा, जो ऑफिशियल जो इलेक्शन ड्यूटी में होते हैं वो भी अपना वोट जो है पोस्टल बैलेट के थ्रू कास्ट कर सकते हैं। और तीसरा, जो फॉरेन सर्विस के पर्सनल होते हैं जिनकी पोस्टिंग जो है अब्रोड रहती है, इंडिया से बाहर रहती है, तो वैसे लोग भी पोस्टल बैलेट के थ्रू अपना वोट जो है वो कास्ट कर सकते हैं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन इलेक्टोरल प्रोसीजर? इलेक्टोरल के प्रोसीजर में सबसे पहले क्या आता है? किस आधार पे जो है आप जो है नॉमिनेशन पेपर फाइल करते हैं या फिर कैसे विड्रॉल होता है उसके बारे में पूछ रहा है कि स्टेप्स क्या है इलेक्टोरल प्रोसीजर का। तो वो होता है, सबसे पहले प्रेसिडेंट के द्वारा नोटिफिकेशन निकाला जाता है। प्रेसिडेंट के नोटिफिकेशन निकालने के बाद क्या होता है? फाइलिंग होता है। नॉमिनेशन के लिए कैंडिडेट अपना जो है अपना नाम जो है फाइल करते हैं। फाइल करने के बाद उनके नॉमिनेशन पेपर की स्क्रूटनी होती है। स्क्रूटनी करने के बाद होता है विड्रॉल ऑफ कैंडिडेचर, यानी कि वो अपना नाम जो है, कोई कैंडिडेट्स अपना नाम जो है वापस ले सकता है। और उसके बाद होता है अलॉटमेंट ऑफ सिम्बॉल्स, यानी कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा उनको सिम्बॉल जो है वो दिया जाता है। यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन, उसके बाद हो जाएगा फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशन, उसके बाद हो जाएगा स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन पेपर्स, उसके बाद विड्रॉल ऑफ कैंडिडेचर एंड देन अलॉटमेंट ऑफ सिम्बॉल इज द करेक्ट आंसर। यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रिकॉग्निशन टू अ पॉलिटिकल पार्टी, जो पॉलिटिकल पार्टी को रिकॉग्निशन कौन देता है? पॉलिटिकल पार्टी को रिकॉग्निशन देता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा पॉलिटिकल पार्टी को रिकॉग्नाइज किया जाता है कि वो स्टेट पार्टी है कि नेशनल पार्टी है या फिर वो रीजनल पार्टी है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इलेक्शन कमीशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है, ये पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन हम देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है
कि इलेक्शन कमिश्नर कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम देयर ऑफिस एक्सेप्ट और रिकमेंडेशन बाय द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनका रिमूवल तो होता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज होता है वैसे रिमूवल होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, लेकिन जो इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं उनका रिमूवल होता है ऑन द एडवाइस ऑफ और ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन कहता है इन केस ऑफ डिफरेंसेज ऑफ ओपिनियन अमंग द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर द मैटर इज डिसाइडेड बाय लॉ कमीशन। बिल्कुल गलत ऑप्शन है। जब अगर डिफरेंसेज होता है अगर इलेक्शन कमीशन में और चीफ इलेक्शन कमिश्नर में, तो जो है मेजोरिटी के साथ उसका जो है डिसीजन लिया जाता है। यानी कि अगर अगर 3 लोग हैं, 2 इलेक्शन कमीशन है और 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, तो अगर इन तीनों का जो है वो वोटिंग होता है और वोटिंग में अगर जिसके पक्ष में 2 वोट पड़ जाते हैं वो जो है वो डिसीजन जो है वो फाइनल हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर एंजॉय इक्वल पावर। बिल्कुल करेक्ट है। हालांकि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनका रिमूवल प्रोसीजर अलग होता है, लेकिन जो पावर होते हैं वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर का बिल्कुल ही बराबर होता है। ऑप्शन नंबर डी कहता है कि द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर इज 6 years फ्रॉम द डेट he assumes office or till the date he attains the age of 65 years whichever is earlier। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। जो इलेक्शन कमिश्नर होता है वो 6 years और 65 years तक ही अपने पोस्ट पे रहते हैं whichever is earlier। तो ऑप्शन नंबर डी भी जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है वो गलत हो जाएगा। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस टेक्स प्लेस इन। सबसे पहले तो आपको बताना चाहिए कि स्टेट फंडिंग क्या होती है। तो स्टेट फंडिंग ये होती है कि इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए स्टेट जो है वो फंड देता है पॉलिटिकल पार्टी को, तो उसको कहते हैं स्टेट फंडिंग। और ये कहाँ कहाँ पे होता है, तो ये होता है जर्मनी और ऑस्ट्रिया में। यानी कि जर्मनी और ऑस्ट्रिया में अगर आप रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी है तो स्टेट आपको इलेक्शन के कैंपेन के लिए पैसा देती है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंडक्ट ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। यानी कि यहाँ पूछ रहा है कि फंक्शन कौन सा है इलेक्शन कमिश्नर का। तो बिल्कुल करेक्ट है। इलेक्शन कमिश्नर की ड्यूटी होती है सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंडक्ट ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। दूसरा होता है प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल। बिल्कुल करेक्ट है। अगर जो जितने भी इलेक्शन होते हैं इंडिया में, चाहे वो पार्लियामेंट के लिए हो, स्टेट लेजिस्लेचर के लिए हो या फिर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो, ये सब कंडक्ट करवाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और इन सब के लिए इलेक्टोरल रोल भी प्रिपेयर करने का काम किसका होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का होता है। ऑप्शन नंबर 3 कहता है कि पॉलिटिकल पार्टी को रिकॉग्निशन देना कि वो स्टेट पार्टी है कि रीजनल पार्टी है कि वो नेशनल पार्टी है, ये काम भी होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। और साथ ही साथ उनको जो है इलेक्शन सिंबल भी दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 भी इसका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और चौथा था प्रोक्लामेशन ऑफ फाइनल वर्डिक्ट इन केस ऑफ इलेक्शन डिस्प्यूट्स। इलेक्शन डिस्प्यूट्स जो होते हैं जो पार्लियामेंट में या फिर जो स्टेट लेजिस्लेचर के जो इलेक्शन डिस्प्यूट होते हैं वो डिस्प्यूट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सेटल किया जाता है। तो ये ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 और जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टेन्योर ऑफ द इलेक्शन कमीशन इज प्रेस्क्राइब्ड बाय। जो इलेक्शन कमीशन जो होते हैं उनके सर्विस कंडीशन और टेन्योर जो किसके द्वारा प्रेस्क्राइब किया जाता है, तो इलेक्शन कमिश्नर का प्रेस्क्राइब किया जाता है, वो किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा। यानी कि पार्लियामेंट जो है उनकी नियुक्ति करता है, पार्लियामेंट के द्वारा ही जो इलेक्शन कमीशन का जो कंडीशन ऑफ सर्विस और टेन्योर जो है वो प्रेस्क्राइब किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हु हैज़ द पावर टू डिसाइड एन इलेक्शन पिटीशन। इलेक्शन जो पिटीशन यानी कि इलेक्शन के खिलाफ अगर कोई पिटीशन फाइल होता है कि इलेक्शन में धांधली हुई है, तो उसको कौन सा जो किसके द्वारा जो है उसे फाइल किया जाता है, तो ये वो से किया जाता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा उसे सेटल किया जाता है। यानी कि अगर कोई भी इलेक्शन डिस्प्यूट है तो उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है वो जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पर्सन इज एलिजिबल टू वोट इन जनरल इलेक्शंस इफ ही और सी इज। अगर कोई भी आदमी जो है इंडिया कोई भी सिटीजन जो है वो इलेक्शन में भाग ले सकता है। कब? पहला नंबर तो ये हो जाएगा कि इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। बिल्कुल करेक्ट है कि अगर वो सिटीजन ऑफ इंडिया है तो ले सकता है। और दूसरा इज नॉट लेस देन 21 ईयर्स ऑफ एज। ये ऑप्शन गलत है। इज नॉट लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो गलत हो जाएगा। यानी कि अगर आपकी एज 18 साल से ऊपर है तो आप इलेक्शन में भाग ले सकते हैं। तीसरा है कि डज नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट। ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है वो एमपीज और एमएलएस के लिए होता है कि अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हेल्ड करते हैं तो वो इलेक्शन में भाग नहीं ले सकते हैं, लेकिन जनरल वोटर जो होते हैं वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड कर सकते हैं। और चौथा का ऑप्शन कहता है कि इज नॉट डिस्क्वालीफाइड ऑन ग्राउंड्स ऑफ अनसाउंड माइंड। यानी कि उनका नाम जो है इलेक्टोरल रोल से नहीं हटाया गया हो कि वो दिमागी हालत उनकी ठीक
नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए 1 और 4 जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द एरिया ऑफ लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर द पर्पस ऑफ जनरल इलेक्शन इज डिटरमिन्ड बाय, यानी कि जो लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी जो होती है, यानी कि उसका लिमिटेशन जो होता है वो किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है? वो किया जाता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा थ्रू डिलिमिटेशन कमीशन। डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो उसका काम क्या होता है? डिलिमिटेशन कमीशन का काम होता है कि जो इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी जो होती है उसको रीअरेंज करना, यानी कि कहीं पे अगर वोटर ज़्यादा है कहीं पे कम है तो उनके एरिया को एडजस्ट करने का काम होता है डिलिमिटेशन कमीशन के द्वारा जो है वो किया जाता है। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूएंसी फाइनल जो डिसीजन होता है वो इलेक्शन कमीशन का होता है। तो ऑप्शन बी इसका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, यानी कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। तो पहला ऑप्शन कहता है कि द इलेक्शन कमीशन कंसिस्ट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड सच अदर इलेक्शन कमिश्नर एज प्रेसिडेंट में फिक्स, यानी ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि प्रेसिडेंट जो है वो डिसाइड करते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो होगा ही होगा, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा और बाकी जो है 2 या 4 जो है वो इलेक्शन कमिश्नर होंगे। ये डिसीजन प्रेसिडेंट पर डिपेंड करता है और प्रेसिडेंट इसको डिसाइड करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए तो वो करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इलेक्शन कमीशन कंडक्ट्स द इलेक्शन टू द पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड ऑल लोकल बॉडीज। ये ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है वो तो इलेक्शन कंडक्ट करता है पार्लियामेंट का, स्टेट लेजिस्लेचर का या फिर प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट का, लेकिन लोकल बॉडीज का इलेक्शन जो है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी कहता है कि द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज द चेयरमैन ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर। बिल्कुल सही ऑप्शन है, चीफ इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन होता है। और चौथा ऑप्शन कहता है द कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर शैल नॉट बी वेरीड टू हिज डिसएडवांटेज, यानी कि जो इलेक्शन कमीशन की जो सर्विस होती है वो उनके कार्यकाल के दौरान घटाई या बढ़ाई नहीं जा सकती है। ये ऑप्शन भी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द डिक्लेरेशन विच आउटलाइंस द फ्यूचर प्रोग्राम एंड पॉलिसी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इशूड ऑन द डे ऑफ जनरल इलेक्शन इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं? मैनिफेस्टो कहते हैं। तो देखते नहीं जो जनरल इलेक्शन जितना भी होता है, इलेक्शन से पहले हर पॉलिटिकल पार्टी अपना मैनिफेस्टो जारी करती है कि अगर वो इलेक्शन जीत जाती है तो वो क्या क्या करेगी, तो उसे कहते हैं मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो जो है वो जारी किया जाता है पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा जनरल इलेक्शन से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द फाइनेंस कमीशन डज नॉट एक्सटेंड टू, यानी फाइनेंस कमीशन का जो ज्यूरिसडिक्शन है वो कहाँ तक एक्सटेंड नहीं करता है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि फाइनेंस कमीशन का जो काम होता है वो होता है जो टैक्सेज जो होते हैं उसे यूनियन और स्टेट के बीच में उसका बंटवारा करना काम होता है फाइनेंस कमीशन का, और स्टेट के बीच में भी जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेज है वो करना काम होता है फाइनेंस कमीशन का। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। दूसरा कहता है रिकमेंडेशन ऑफ अलोकेशन टू द स्टेट्स ऑफ सच शेयर्स ऑफ सच टैक्स प्रोसीड्स, ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा, क्योंकि यूनियन और स्टेट के बीच में बंटवारा करने का काम है और स्टेट के बीच में भी बंटवारा करने का काम किसका है? वो है फाइनेंस कमीशन का। ऑप्शन सी कहता है कि रिकमेंडेशन ऑफ द एलोकेशन ऑफ फंड्स अमंग द वेरियस हेड्स ऑफ एक्सपेंडिचर इन यूनियन एंड स्टेट बजट्स, ये स्टेट बजट्स में इसका कोई भी काम नहीं होता। तो ऑप्शन सी जो है वो गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी कहता है कि रिकमेंडेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स विच गवर्न द ग्रांट इन एड ऑफ द रिजर्व ऑफ स्टेट्स आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो रिकमेंड भी करता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को कैसे बढ़ाया जाए, उसके रेवेन्यू को कैसे बढ़ाया जाए। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट लॉ ऑफिसर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन होता है? तो वो होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो होता है वो फर्स्ट लॉ ऑफिसर होता है इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कौन होता है स्टेट का? अटॉर्नी जनरल जो है वो होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, लेकिन स्टेट का कौन होता है? तो वो होता है एडवोकेट जनरल। आपको याद रखना है एडवोकेट जनरल जो है वो स्टेट का होता है, अटॉर्नी जनरल जो है वो सेंटर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अटॉर्नी जनरल के बारे में कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है? तो पहला है कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि हिज कंसेंट इज नेसेसरी फॉर इनिशिएटिंग प्रोसीडिंग्स फॉर कंटेम्प्ट ऑफ सर्टेन केसेस, अगर किसी केस में कंटेम्प्ट का चार्ज लगा हुआ है तो उसका कंसेंट जो है वो नेसेसरी होगा। तीसरा ऑप्शन कहता है कि हिज कंसेंट इज नेसेसरी फॉर फाइनलाइजेशन ऑफ अपॉइंटमेंट जज देने का कोई भी काम नहीं होता है। जज की जो हाईकोर्ट के जज होते हैं उसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? उसकी अपॉइंटमेंट करता है प्रेसिडेंट। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो गलत हो जाएगा। और ऑप्शन डी कहता है कि ही अपीयर्स इन कोर्ट्स ऑफ लॉ ऑन बिहाफ ऑफ पार्लियामेंट और द स्पीकर, ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है, वो सेंटर के बिहाफ से कोर्ट ऑफ लॉ में अपीयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि द डिस्चार्ज ऑफ हिज फंक्शंस द अटॉर्नी जनरल इज, अटॉर्नी जनरल को किसके द्वारा असिस्ट किया जाता है उसके फंक्शन को डिस्चार्ज करने के लिए? तो उसके लिए उनके पास 2 सॉलिसिटर जनरल होता है और 4 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होता है। आपको याद रखना है कि अटॉर्नी जनरल को 2 सॉलिसिटर जनरल और 4 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के द्वारा असिस्ट किया जाता है उनके फंक्शन को डिस्चार्ज करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटॉर्नी जनरल हैज़ राइट टू ऑडियंस इन, कहाँ पर राइट टू ऑडियंस है? तो वो कहाँ कहाँ पे वो भाग ले सकते हैं या कहाँ कहाँ पे वो कोर्ट में अपीयर हो सकते हैं? तो वो इंडिया के टेरिटरी में किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में वो अपीयर हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है वो गलत हो जाएगा, यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैज़ द राइट टू ऑडियंस इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है कि अटॉर्नी जनरल के बारे में कौन सा कथन जो है वो सही है? अभी हमने पढ़ा कि वो फर्स्ट लॉ ऑफिसर होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ही हैज़ द राइट टू ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स इन इंडिया, अभी हमने पढ़ा, ये ऑप्शन भी सही है। तीसरा ऑप्शन कहता है कि ही हैज़ राइट टू स्पीक एंड वोट, वोट नहीं होता है, राइट टू स्पीक इन हाउस ऑफ पार्लियामेंट होता है और एनी पार्लियामेंट्री कमेटी में वो बोलने का अधिकार होता है, लेकिन उनको वोट देने का अधिकार नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4, ही मस्ट हैव सेम क्वालिफिकेशन एज रिक्वायर्ड टू बी जज ऑफ हाई कोर्ट, बिल्कुल गलत है। उनका क्वालिफिकेशन जो है एज बीइंग द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जज होने लायक क्वालिफिकेशन उनका होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है किसके प्लेजर पे ऑफिस होल्ड करता है? तो वो प्रेसिडेंट के प्लेजर पे ऑफिस होल्ड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिगार्ड टू ऑफिस ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल के हिसाब से जो है कौन सा कथन जो है वो सही है? तो पहला कहता है कि ही इज ए मेंबर ऑफ द कैबिनेट, बिल्कुल गलत है, वो फर्स्ट लॉ ऑफिसर होता है। दूसरा, ही कैन स्पीक इन ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड वोट, वोट करने का अधिकार नहीं होता, अभी हमने पढ़ा, लेकिन स्पीक करने का अधिकार जो है हाउस ऑफ पार्लियामेंट में होता है। ही मस्ट बी क्वालिफाइड टू बिकम जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ऑप्शन डी, हिज रिम्यूनरेशन इज फिक्स्ड बाय द पार्लियामेंट, ये ऑप्शन जो है गलत है, रिम्यूनरेशन इज फिक्स्ड बाय द प्रेसिडेंट। तो ऑप्शन जो है ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि फंक्शन ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इंक्लूड ऑडिटिंग एंड रिपोर्टिंग ऑन द रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ, और जो C&AG होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, उसको ऑडिट करने का अधिकार होता है रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर का, वो यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का होता है। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट में जो है वो अकाउंटेंट जनरल जो है वो और अकाउंटेंट जनरल और ऑडिटर जनरल होते हैं, वो जो है वो करते हैं रिसीट और एक्सपेंडिचर का ऑडिट, और यूनियन में जो है जो यूनियन के जो होते हैं C&AG जो है वो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि C&AG का कार्यकाल कितने दिन का होता है? तो होता है 6 ईयर्स और 65 ईयर्स ऑफ एज विच इज अर्लियर। जैसे इलेक्शन कमीशन का जो कार्यकाल होता है ठीक वैसे ही कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का कार्यकाल भी होता है, और जैसा इलेक्शन कमीशन को रिमूव किया जाता है वैसे ही कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को भी रिमूव किया जाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने लगभग 30 क्वेश्चन को भी डिस्कस किया है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से। आने वाली वीडियोस में हम लोग और भी क्वेश्चन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।